So we'll start with rotation today, but before that, we'll do one question which was remaining from center of mass, linear momentum and collision wala chapter. So we'll start with that, we'll complete that question and then we'll continue with rotation. So this is the question. A small particle traveling with a velocity v collides elastically with a spherical body of equal mass and of radius r, initially kept at rest. Now, the center of this spherical body is located at a distance rho, which is less than r, away from the direction of motion of the particle. Find the final velocities of the two particles. So, ये जो particle है, let's say, ये इसके along यहाँ पे आके इससे टकराता है, इससे टकराएगा, ये इसका नॉर्मल हो गया इस पॉइंट का, तो ये जो इससे टकराएगा तो सेम एंगल इधर तो ये इस डायरेक्शन में ये चला जाएगा. सो ये एंगल अगर अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा होगा. ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इलास्टिक कोलिजन है, तो ये जो कोलिजन के पहले का जो एंगल और बाद का एंगल सेम हो. अब देखो होता क्या है कि जो इसके अलोंग हम लोगों ने पहले भी देखा है, जो इसके टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी सेम रह जाएगा, है ना, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी सेम रह जाएगा और टेंजेंट और जो नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. सो वेलोसिटी ये जो v है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग नॉर्मल के अलोंग v cos अल्फा हो गया और टेंजेंट के अलोंग v sin अल्फा हो गया. और ये जो डिस्टेंस है, ये हाइट और ये, तो ये रेडियस r हो गया. ये जो हाइट है, ये डिस्टेंस रो है, तो ये जो डिस्टेंस है ये रो हो गया. तो ये जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, this distance is equal to root under r square minus rho square. So ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो. ठीक है. सो अब अगर हम लोग इसका अगर बड़ा डायग्राम बनाए to make you understand, लेट्स से ये स्फीयर है, इसका सेंटर ये हो गया, इसके सेंटर से ये जो स्मॉल पार्टिकल है, small particle is traveling along this direction. ये इसका नॉर्मल हो गया, ये डायरेक्शन, ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा, और ये जब बिकॉज तो ये आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन डायरेक्शन है, ये आफ्टर कोलिजन, ये भी अल्फा हो गया. अब हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी सेम रह जाता है और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल के डायरेक्शन के अलोंग इसका वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाता है. मतलब आफ्टर कोलिजन ये जो बड़ा वाला जो पार्टिकल है, स्फेरिकल बॉडी है, this will move in this direction. After collision it will move in this direction. And ये जो particle है, after collision this will move in this direction.
सो लेट्स से ये जो वेलोसिटी v है, दिस डिस्टेंस, अच्छा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रो है, ये रेडियस r है, ये भी एंगल अल्फा होगा, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, राइट? सो आफ्टर कोलिजन, लेट्स से इसका जो वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू v1, और इसका जो वेलोसिटी है ये v2 है। बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन। अच्छा, जब कोलिजन के पहले, अच्छा ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके इसके अलोंग है, जो ये जो वेलोसिटी v था, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज v साइन अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज v1 साइन अल्फा, और ये जो इसके अलोंग है वेलोसिटी, इसके अलोंग जो ये वेलोसिटी जा रहा है वो हो जाएगा v cos अल्फा, और इसका जो कंपोनेंट होगा ये होगा v1 cos अल्फा, राइट? सो let the mass of, यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है विथ स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास लेट द मास ऑफ बोथ द पार्टिकल एंड द स्फेरिकल बॉडी बी m। Now particle velocity v has two components, इसके दो कंपोनेंट होंगे, जो इनिशियल जो पार्टिकल मूव कर रहा है has two components, एक हमने देखा v sin अल्फा और दूसरा v cos अल्फा। So has two components, v cos अल्फा नॉर्मल टू द स्फीयर, दो कंपोनेंट है, पहला है v cos अल्फा नॉर्मल टू द स्फीयर, और दूसरा है v sin अल्फा टेंजेंशियल टू द स्फीयर। So along the normal, after collision they will exchange their velocities. So after the collision, both the bodies will exchange their velocity. So the spherical body या इसको हम लोग अभी निकाल ही लेते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट लिखने से अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे along the normal. By conservation of momentum,
along the normal, तो नॉर्मल के along अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज एम वी कॉस अल्फा, जो इस पार्टिकल का मोमेंटम है। ये जो स्फीयर है वो रेस्ट पे था, प्लस ऑफ 0 इज इक्वल टू नॉर्मल के अलॉन्ग हम लोग कर रहे हैं, तो नॉर्मल के अलॉन्ग मान लो इसका वेलोसिटी एम वी वन है, प्लस सो इसके अलॉन्ग, मतलब हम लोग ये जो वी वन है ना, ये वी वन हम इसी के अलॉन्ग मान लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल के अलॉन्ग जो इसका वेलोसिटी है बाद में एम वी वन प्लस एम वी टू। So v1 is the velocity of the particle along the normal after collision. लिख देते हैं v1 is velocity of particle along the normal after collision. So अब m तो कैंसिल हो गया, सो हमारा आ गया v2 v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v cos अल्फा, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है तो along the normal ये अप्लाई होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, अप्रोच जो है, दैट इज v cos अल्फा along the normal, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस में ये अप्रोच हो रहा था v cos अल्फा, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन इज v2 माइनस v1, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1 से, ठीक। तो हम लोग अभी इसी के लॉन्ग मानने में तो डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए v2 माइनस v1, और ये v2 प्लस v1 हम लोग का v cos अल्फा दे रखा है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो v2 प्लस v1 इज इक्वल टू v cos अल्फा है, और दूसरा है हमारा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v cos अल्फा। ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इससे आ गया 2v2 इज इक्वल टू 2v cos अल्फा। सो मतलब v2 इज इक्वल टू v cos अल्फा। दिस इज v cos अल्फा, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन जो इसका वेलोसिटी हो गया ये v cos अल्फा ही है। तो ये देखो, ये जो चीज हम लोग कह रहे थे कि इसका वेलोसिटीज जो है नॉर्मल के अलोंग एक्सचेंज कर जाएगा, ये चीज हम लोग को यहाँ पे मिल गया, v2 इज इक्वल टू v cos अल्फा हम लोग को मिल गया। और v1 चेक करोगे, v1 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज कर गए इस डायरेक्शन में नॉर्मल के अलोंग। मतलब नॉर्मल के अलोंग जो v cos अल्फा से ये पार्टिकल आ रहा था, बाद में ये जो है 0 से इसके नॉर्मल के अलोंग 0 वेलोसिटी होगा, बट जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी सेम रह जाता है, तो ये v sin अल्फा इसके अलोंग सेम रह जाए, ठीक है। हमें कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल।
तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, जो इनिशियल ये वाले पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसके अलोंग हो जाएगा बस v sin अल्फा से, और इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट विल बी v2 इज इक्वल टू v cos अल्फा से। अब ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग v sin अल्फा। अच्छा, हमारे पास ये जो रो दिया हुआ है और ये r स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर और ये r दे रखा है, इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो कॉस ऑफ अल्फा जो हमारा निकलेगा, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, मतलब रूट अंडर r स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस r है, और साइन अल्फा हम लोग निकालेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर रो अपॉन r। सो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी v साइन अल्फा है, मतलब v इंटू रो अपॉन r हो जाएगा, और इसका जो वेलोसिटी v cos अल्फा है तो v इंटू रूट अंडर r स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये दो वेलोसिटीज, दोनों के वेलोसिटीज हो जाएंगे आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे के आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस। इसको लिख लो अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लिख लो अच्छे से। हो गया सर। बाकियों ने लिखा? यस सर। ईशा, आदि, भव, आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। अनद आया समझ में आपको? हाँ सर। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। अब हम लोग रोटेशन का थोड़ा थोड़ा जो थ्योरी हम लोग यूज करेंगे, मतलब जो हम लोग फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे वो सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो रोटेशन जो है हमारा, तो किसी भी रिजिड बॉडी को अगर हम लोग रोटेट करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को एक हमारे पास लेट्स से ये एक्सिस है, so let's say this is the axis of rigid body, है ना, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से ये पूरा रिजिड बॉडी एक प्लेन है, ये प्लेन जो है रोटेट कर रहा है, तो हर पार्टिकल जो इस पे होगा, लेट्स से इस पे ये तीन पार्टिकल P1, P2 और P3 हम लोग कंसिडर करते हैं। ये तीनों पार्टिकल क्या है आपस में, मतलब ये बेसिकली सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। So each of these particles will move in a circular path, है ना, whose center, और हर पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर इसी एक्सिस पे लाई करेगा, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसका रेडियस मान लो r3 है, इसका रेडियस सर्कल का r2 है, और इस सर्कल का रेडियस r1 है। तो अलग अलग रेडियस होगा एवरी पार्टिकल। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, each particle will have a separate radius, but the angular velocity of each of the particle remains the same. So each particle has a separate radius
but the angular velocity of each particle is same because each of these particles take equal time to complete the circle. Take equal time to complete the circle. Okay. Now, ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिजिड बॉडी का ये ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये थीटा एंगल से रोटेट हुआ टाइम टी में, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है. So omega will be equal to angular velocity omega is equal to d theta upon dt. तो rate of change of angular displacement is angular velocity. ये हमें पता है ना. angular velocity जो है वेक्टर क्वांटिटी है. डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है फिंगर्स को कर्ल करते हैं और जो डायरेक्शन हमारा थंब का होता है वो हमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता है. और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया. सो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी. सो डी टाइम्स ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी ऑफ डी टी. सो दिस इज इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर. ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. So इससे there are three equations of rotational motion. So पहला इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दूसरा इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. और तीसरा इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा. So these are the three equations of. ठीक है. So equation of motion in rotational dynamics. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. द मोटर of an engine is rotating about its axis with an angular velocity
with an angular velocity of 100 revolutions per minute. So हमारा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 100 आरपीएम. इसको रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन. मिनट है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से excuse me. So 23s and 25s are, so this is 10 pi by 3 radians per second. ये angular velocity, initial angular velocity हो गया. It comes to rest in 15 seconds. Final angular velocity is 0 radians per second. Time taken is equal to 15 seconds after being switched off. Assuming constant angular deceleration, calculate the number of revolutions made by it before coming to rest. तो पहले तो angular deceleration निकालेंगे. Omega is equal to omega naught plus alpha t. So this is 0 is equal to 10 pi by 3 plus of alpha into 15. So this will give alpha is equal to minus 10 pi by 3 into 15. 5 3s and 5 2s. So minus 2 pi by 9 radian per second square. Alpha निकल गया. अब theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. कोई सा भी यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं. Theta is equal to omega naught. So 10 pi by 3 into time is 15 plus half into alpha है minus 2 pi by 9 into t square means 15 and 15. So 3 5 times theta is equal to 50 pi minus of ये 2 2 कट गया, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3 and 3 5. So minus of 25 pi. So this is equal to 50 pi minus 25 pi is equal to 25 pi. So number of revolutions, total angle divided by 2 pi will give you number of revolutions. So this is 25 pi upon 2 pi. So which is 12.5 revolutions. Clear, bachcho? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो initial angular velocity is equal to 0 radian per second. A fan takes 5 seconds to attain the maximum speed. So time taken is 5 seconds. Maximum speed, final angular speed is 400 revolutions per minute, or 400 into 2 pi radians by 60 radian per second. So 2 3s and so this is 40 pi by 3 radian per second. Assuming constant acceleration, find the time taken by the fan in attaining half the maximum speed. So पहले तो अल्फा निकाल लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, लीनियर रिलेशन है तो वैसे तो सीधे ही हाफ टाइम लग जाएगा 2.5 सेकेंड, बट लेट्स फाइंड इट आउट. सो ओमेगा इज 40 pi by 3 is equal to 0 plus alpha into 5. So alpha will be equal to 40 pi by 3 into 5. So 8 times. So this is 8 pi by 3 radians per second square. अल्फा निकल गया. अल्फा के बाद time taken by the fan in attaining half the maximum speed. So omega is equal to omega naught plus alpha t dash. मान लो हाफ द मैक्सिमम स्पीड, तो पहले 40 पाई बाय 3 था, अब हाफ उसका मतलब 20 पाई बाय 3 कितने टाइम में आएगा. इनिशियल 0 है, अल्फा 8 पाई बाय 3 है इंटू टी डैश. सो टी डैश, अब देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 20 पाई बाय 8 पाई, पाई पाई कैंसिल. So 4 5s and 4 2s are 5 by 2, which is equal to 2.5 seconds. Okay. So time taken by the fan in attaining half the maximum speed, that is 2.5 seconds. Clear है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now, relation between linear motion and rotational motion. So, हमें पता है कि जो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये जो लीनियर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग एस हो रहा है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, लेंथ ऑफ द आर्क एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो गया. हमें पता है कि v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी v, सो लीनियर स्पीड v is equal to ds upon dt, so which is equal to differentiation of r theta with respect to time t. r बाहर ले लेंगे d theta by dt, which is equal to r omega. तो v is equal to r omega होता है ना. उसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन tangential acceleration is equal to a, this is dv upon dt, which is equal to differentiation of r omega with respect to time. r constant है, बाहर हो जाएगा d omega by dt. So d omega by dt is alpha, so r into alpha. So a is equal to r alpha. This is another relation. Clear बच्चों?
लिख लिया तुमने? Yes, sir. Now, the bucket is being lowered down into a well through a rope passing through a fixed pulley of radius 10 centimeter. तो हमारे पास एक फिक्स्ड पुली है, इसके थ्रू एक बकेट है जो कि वेल के अंदर So a bucket is being lowered down into a well through a rope passing over a fixed pulley of radius 10 centimeter. So radius of the pulley is 0.1 meter. Assuming that the rope does not slip on the pulley, find the angular velocity and angular acceleration of the pulley. तो हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और अल्फा निकालना है. At an instant when the bucket is going down at a speed of, तो इसका जो bucket का जो speed है v is equal to 0.2 meter per second and has an acceleration a is equal to 4 meter per second square. तो देखो ओमेगा is equal to v is equal to ओमेगा r है, या ओमेगा is equal to v by r हो जाएगा, which is equal to 0.2 by 0.1. So this is 2 radians per second. उसी तरह अल्फा is equal to a by r 4 by 0.1 40 radians per second. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now rotational dynamics. लीनियर डायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो जाएगा. सो रोटेशनल डायनेमिक्स, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है. सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. नाउ अब इसमें इफ एफ इज पैरेलल टू, लेट्स से हमारे पास the force, so when force is parallel to the axis of rotation, so when the force is parallel to axis of rotation, in that case the torque is 0. Second is when the force, line of action of force so when the line of action of force passes through the axis, intersects the axis or passes through the axis, we can also write it as intersects the axis. In that case also torque is equal to 0. मतलब कि कोई एक रिजिड बॉडी है, अब इस रिजिड बॉडी में ये अगर हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
अब इसके पैरेलली अगर फोर्स आ जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के जब पैरेलल होगा तो उसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा केस कह रहा है कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, इसका ये लेट से एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो फोर्स है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आर कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन और टॉर्क के बीच में, वो यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So there is no perpendicular distance, r is 0, so again here torque is 0. So torque is only when there is a perpendicular distance between line of action of force and the axis of rotation. और उसको हम लोग मोमेंट आर्म या लीवर आर्म कहते हैं. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now in this question, consider a pulley fixed at its center of mass m by a clamp. A light rope is wound over it and the free end is tied to the block. The tension in the rope is T. तो यहाँ पे टेंशन T है, ठीक है, रोप पे. राइट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली, ठीक है. तो सारे फोर्सेस हम लोग जो पुली पे लग रहा है वो हम लोग देखेंगे. तो पुली पे आप देखिए, एक तो ये जो जिस पॉइंट के अबाउट ये क्लैंप करके रखा हुआ है, उस पॉइंट के अबाउट ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा n. इसका पुली का अपना वेट होगा विच इज इक्वल टू mg. और उसके अलावा हमारे पास एक टेंशन है जो कि इस पे टेंजेंशियली इस तरह से एक्ट कर रहा है. तो राइट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली. सो दीज आर द फोर्सेस. ए पार्ट फर्स्ट इज normal reaction of clamp on pulley. Second है weight mg and third is tension T. Normal reaction. How are they related? So normal reaction n is equal to mg plus T. So this is the relation between these three forces. N is equal to mg plus T. अब कह रहा है locate the axis of rotation. So axis of rotation is basically perpendicular to this plane in this direction. So axis of rotation is passing through the center of pulley and perpendicular to its plane. C part, find the torque of the force about the axis of rotation. So torque हम लोग निकालना है. तो टॉर्क तो बस देखो, बाकी ये दोनों तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो इनकी वजह से एन और एम जी की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा. टॉर्क होगा बस टी की वजह से. सो दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मतलब टी इंटू आर, जो भी हमारा रेडियस है, टी इंटू आर. सो दैट विल बी द टॉर्क. इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया बच्चों?
Now dynamics of rotational motion. हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, measure of inertia basically. So moment of inertia in rotational motion. जैसे कि लीनियर मोशन होता है तो वहां पे इनर्शिया का मेजर मास से करते हैं, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का मेजर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से करते हैं. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ओके, नाउ this I is equal to summation of mi into ri square. Okay, so let's say एक हमारे पास रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इसके एक का डिस्टेंस r1 है, दूसरा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 हो गया, तीसरे का r3 हो गया, चौथे का r4 हो गया, और इन सब का मासेस लेट से m1, m2, m3 और m4, ये अलग अलग मासेस है. तो समेशन ऑफ mi इंटू आर आई स्क्वायर मतलब m1r1 स्क्वायर प्लस m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन, प्लस ऑफ mn इंटू rn स्क्वायर. ये समेशन ऑफ mi आर आई स्क्वायर हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और यही अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, ये डिस्क्रीट बॉडी है. So discrete particles are separated by each other, और कंटिन्यूअस पार्टिकल कंटिन्यूअस मास है अगर, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, दिस इज आर स्क्वायर dm का इंटीग्रल. सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस पार्टिकल के लिए, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया? Yes, sir. Now, a wheel of radius 10 centimeter can rotate freely. तो radius दे रखा है 10 centimeter मतलब 0.1 meter. Can rotate freely about its center as shown in the figure. A string is wrapped over its rim and is pulled by a force 5 Newton. तो यहाँ पे एक force हम लोग लगा रहे हैं which is equal to 5 Newton. It is found that the torque produces an angular acceleration of, ये अल्फा का वैल्यू तो हम लोगों को r is equal to 0.1 meter, force F is equal to 5 Newton, torque produces an angular acceleration alpha is equal to 2 radians per second square. Calculate the moment of inertia of the wheel. तो moment of inertia I हम लोग को निकालना. So torque is equal to I into alpha हो गया, right? तो torque क्या है? R cross F is equal to I into alpha. So R है 0.1 into F is equal to I into 2. So अगर हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे 0.5 by 2, 0.25 kg meter square.
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. A wheel rotates with a constant acceleration of 2 radians per second square. तो हम लोगों को constant acceleration alpha is equal to 2 radians per second square दे रखा है. If the wheel starts from rest, मतलब omega naught is equal to 0 radians per second. How many revolutions will it make in the first 10 seconds? T is equal to 10 seconds. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हम लोग को निकालना है, मतलब पहले तो थीटा निकाल लेंगे. तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू अल्फा इज 2 इंटू 10 स्क्वायर. 2 इंटू कैंसिल हो गया. थीटा इज इक्वल टू 100 रेडियंस. तो ये हमारा 100 रेडियंस हो गया थीटा का वैल्यू. ना हम लोगों को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है. सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू number of revolutions is equal to theta upon 2 pi, which is 100 upon 2 pi. So इसको calculate करेंगे. So this will be equal to so 15.91 or approximately 16 revolutions. Clear है बच्चों? जितना एंगल आया उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकलेगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now the wheel of a motor accelerated uniformly from rest rotates through 2.5 radian during the first seconds. So theta is equal to 2.5 radian in t is equal to 1 second. Find the angle rotated during the next second. हम लोग को सेकंड में, दूसरे सेकंड में हम लोग को एंगल रोटेटेड निकालना है. तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि ये जो ओमेगा नॉट है, दिस इज 0 रेडियंस पर सेकंड, राइट. नाउ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, so sorry, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. 2.5 is equal to 0 into 1 plus half into alpha into 1 square. So 2.5 into 2 is alpha. So alpha is equal to 5 radian per second square. अल्फा निकलने के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे? थीटा 2 निकाल लेंगे. सो एंगल रोटेटेड इन 2 सेकेंड्स, पूरे 2 सेकेंड. उस एंगल से ये थीटा को माइनस कर लेंगे जो 1 सेकेंड में एंगल गया है, तो हम लोग को सेकेंड में कितना एंगल से रोटेट हुआ है वो पता चल जाएगा.
So angle rotated in 2 seconds, theta 2 है, so theta 2 is equal to omega naught t plus half alpha t square, फॉर्मूला यूज करते हैं. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया, 0 इंटू टाइम हमारा 2 सेकेंड्स है, 0 इंटू टी 2 प्लस हाफ इंटू अल्फा हमारा 5 है, 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 10 रेडियंस. सो एंगल 10 रेडियन हो गया. और इनिशियली जो है वो 2.5 रेडियन गया है. तो सेकंड में एंगल रोटेटेड in second is equal to theta 2 10 minus initial 2.5. 1 सेकेंड में जितना मूव किया, 2 सेकेंड में जितना मूव किया, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे. तो सेकेंड में कितना मूव किया ये निकल जाएगा. तो 7.5 रेडियंस आ गया सेकेंड. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन है, व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट्स एट 50 rpm अबाउट दिस एक्सिस. सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर हो गया. रोटेट्स एट 50 rpm अबाउट दिस एक्सिस. Omega is equal to 50 rpm. Find the torque that can stop the wheel in 1 second. So ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया. टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट में इसको रोकना है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टॉर्क निकालना, तो पहले अल्फा निकाल लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. सो 0 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 pi by 60 plus of alpha into 60. So this will be minus 5 pi by 3 into 60 is equal to alpha. So this is alpha is equal to minus 5 pi by 180 minus pi by 36 रेडियंस पर सेकेंड. सो नेगेटिव है, मतलब डिसेलरेट हो रहा है ना. टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा 2 into minus pi by 36 which is equal to, बेसिकली यहाँ पे नहीं साइन नहीं लेंगे हम लोग, टॉर्क का डायरेक्शन नहीं बता रहे. सो पाई बाय 18 न्यूटन मीटर. ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर एक्चुअल रोटेशन हो रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. एक बार क्लियर बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सबने? Yes, sir. Next question: a string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.2 kg meter square and radius 20 centimeter. Moment of inertia I is equal to 0.2 kg meter square. Radius r is equal to 0.2 meter. The wheel is free to rotate about the axis. Initially, the wheel is at rest. The string is now pulled by a force of 20 Newton. So, ये force F is equal to 20 Newton. Find the angular velocity of the wheel after 5 seconds. Time t is equal to 5 seconds के बाद हम लोग को angular velocity ओमेगा निकालना. Initially, the wheel is at rest, means omega naught is equal to 0 radians per second. अब torque tau is equal to F into R, 20 into 0.2, 4 Newton meter हो गया. Alpha is equal to torque tau by I. So torque is 4 by I, 0.2, 20 radians per second square. Omega is equal to omega naught plus alpha t. 0 plus 20 into 5, 100 radians per second. Clear है बच्चों? Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. A wheel of radius r and moment of inertia I. So the wheel का radius r and moment of inertia I about its axis is fixed at the top of an inclined plane of inclination theta as shown in the figure. A string is wrapped around the wheel and its free end supports the block of mass m, which can slide on the plane. तो ये m का एक mg नीचे हो गया, इधर फोर्स होगा mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n होगा, टेंशन t. So a string is wrapped around the wheel and its free end supports a block of mass m which can slide on the plane. Initially the wheel is rotating at a speed omega in a direction such that block slides up the plane. मतलब इसमें रोटेशन इधर हो रहा है और ब्लॉक किधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है. How far will the block move before stopping? मतलब हम लोग को ये निकालना है कि अगर ये ओमेगा इससे जा रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है,
तो ये कब ये रुक जाएगा, है ना, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाए ऐसा। अब देखो यहाँ पे जो टॉर्क होगा ये पूरा एक, ये जो टेंशन टी होगा, टॉर्क किसके वजह से होगा, टी इंटू आर कर देंगे तो टॉर्क निकल जाएगा टेंशन इंटू रेडियस। तो अगर हम लोग देखते हैं पहले mg sin थीटा माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू ma, राइट। सो और उसके अलावा ये t इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क होगा टेंशन टी इंटू रेडियस आर। अब ये आई अल्फा को यहाँ पे जो टी है, टी इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर, ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 हम लोग टॉर्क, ये जो टेंशन टी का वैल्यू 1 में डाल देते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा mg sin थीटा माइनस टेंशन टी, तो दिस इज आई अल्फा बाय आर इज इक्वल टू ma, है ना। और अल्फा को हम लोग a बाय आर लिख सकते हैं, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस अल्फा को a बाय आर लिख लिया तो आई ए बाय आर स्क्वायर हो गया। सो mg sin थीटा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। सो acceleration A is mg sin theta into r square divided by mr square plus I, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमें पता है, ये पूछ रहा है कि कितने देर में ये जाके रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। v is equal to initial linear velocity, v is equal to omega into r initial velocity, initial velocity v is equal to omega r। so और x जो है फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर is equal to v स्क्वायर माइनस 2ax और x is equal to v स्क्वायर बाई 2। फाइनल वेलोसिटी 0 है इसीलिए 0 स्क्वायर लिख रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो v स्क्वायर बाई 2a हो गया, जो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा, वेलोसिटी v मतलब ओमेगा r का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं mg sin थीटा r स्क्वायर, mg sin थीटा r स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर प्लस i, x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर i प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 mg sin थीटा r स्क्वायर। ये देखिए r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू i प्लस mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 mg sin थीटा, ये हमारा x का वैल्यू। क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. इसको लिख लो एंड विल स्टॉप हियर फॉर द डे। और अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में, इसके आगे करेंगे हम। ठीक है, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. बाकियों ने भी लिख लिया? लिख लिया सभी ने? भाई जवाब दे दो, सो हो गए क्या सारे? हाँ सर सर। सारे बोलने पे एक बच्चा जवाब देता है।